और सुनाजी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पंजाब के अंदर जो अफसोसनाक वाकया यानी कि ये आबी जारियत है भारत की, जिस तरह मासूम लोग, सिविलियन, शहरी और गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, मरियम नवाज साहिबा हो, पाक फौज हो, सब मिलके जिस तरह लोगों को रेस्क्यू किया है, इसकी तारीख में मिसाल कम मिलती है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादत है नून लीग की, MNA हैं मोहतरमा मायजा हमीन साहबा मेरे साथ हैं। मैं शो में आपको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोसनाक जो तबाही हुई है बारिशों से, हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, मरियम नवाज साहिबा अवाम के बीच हैं, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि मुल्क भर में जो सूरत हाल है और उसका होने वाला नुकसान जो है उसमें हम बहुत रंजीदा हैं और मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। पूरे कौम जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद करे। मेरे लिए ये पब्लिक मैसेज होगा मेरी तरफ से, और दुख बांटें और अपना किरदार अदा करें। और आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो है, हेलो आ रही मैडम, बात करें। हाँ जी, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो हम बड़े ज़ोर शोर से देख रहे हैं, जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं अभी तक। अगर यही जो है अगर हम दरख्त काटते रहे, दरियाओं के रास्ते जो हैं वो तंग होते रहे और हम आंखें बंद रखेंगे तो फिर पानी अपने रास्ते को खुद बनाएगा ना। सही। ये तबाही कुदरती नहीं है, ये हमारी गफलत का एक नतीजा है। और सैलाब जब आता है वो सिर्फ मकान नहीं बहाता, हुकूमतों की नाअहली, निज़ाम की कमजोरी और तरजीहात का पोल भी खोल देता है। रियासत और रियाया के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। आपको रियलाइज होना चाहिए कि जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, जिन्होंने अपने घरों में नुकसान हुआ, जिन्होंने कीमती चीजें जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, मेन सियालकोट हो गया, मुल्तान में भी अब पानी की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। तो पहले तो ये इफेक्ट करता था एरियाज जो थे हमेशा साउथ के। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि अब हमें आंखें खोल लेनी चाहिए और हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे जो है ये सैलाब जो है आइंदा जो है इतनी तबाही ना लाए। लेकिन वो तभी रुक सकता है अगर हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक इस्लाह नहीं है, एक हकीकत है जो हमारे खेतों और गलियों और शहरों को बहा रही है। अब भी वक्त है कि पानी को दुश्मन नहीं, एक अमानत समझकर इसका निज़ाम बनाया जाए। तो ये मैं समझती हूँ। दूसरा, मैं वैसे सजेस्ट करूंगी कि तजावजात का खात्मा किया जाए। सही। वाटर रिचार्ज सिस्टम जो है, जंगलात की बहाली और फाल किया जाए। और महकमा जाट में वो हथियार है जो पाकिस्तान को अगले सैलाब से बचा सकता है। काश मेरी दुआ है कि ये सियासी तरजीह और अगले साल जो है कौम और कौम को इतना नुकसान ना उठाना पड़े। हाँ, ये और एक बहुत बड़ी हकीकत है कि सैलाब आ गया है और हुकूमत जो है पूरी जो है जोरों शोर से काम कर रही है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला जो है वो हर वक्त हर जगह पे जो है वो पहुंच रही हैं और उन लोगों को भी जो है वो इनकरेज कर रही हैं, जो लोग जो है जो इंतजामिया जो है आम आवाम को रेस्क्यू कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वैसे हम कर तो रहे हैं रिलीफ के लिए कि लेकिन ये नुकसान जो है जो एक फैमिली का हुआ है, ये जो है ये नुकसान जो है तो भरना बड़ा मुश्किल काम है। फायदा हमीद साहब, क्योंकि अवामी शख्सियत हैं आपको पता, एक तो पहले इतला भी नहीं दी गई थी और काफ़ी कोताहियाँ भी हैं इस हवाले से। जो आपने कहा कि जिस तरह पानी का जो नेचुरल रूट है
उसके ऊपर जो कब्जे हो गए हैं उसके बाद दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी होती है, इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 20, 25, 30 लाख अगर डिस्प्लेस होते हैं या कहीं और जाते हैं तो उनकी टेक केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगी? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मॉडल विलेज बनाए गए थे सही। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। अगर इन्हीं लोगों को मॉडल विलेजेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, जब तक जो है पानी जो है वो पीछे नहीं करता रसीद, तो शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। क्योंकि मॉडल विलेज ऐसे बने हुए हैं जिनमें जो है वो मवेशी और जो लोग हैं वो अपने घर मकान की एक जो है शक्ल के पे जो है अपना एक रिलीफ ले सकते हैं। बाकी जो है, जो पावरफुल शख्सियात हैं, उन्होंने जो सोसाइटियां बनाई हैं वो जो मर्जी कहें पावर की वजह से बनाई गई हैं, और पैसा तो बहुत ज़्यादा बनाया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और पॉलिटिकल ओनरशिप चाहे इमरान खान साहब की हो या आगे जाके जो है PMLN की हो, दोनों को लेनी चाहिए और इसका अजाला करना चाहिए। फैज़ल साहब, आपको पता है कि इस टाइम कुछ शख्सियात, कुछ सियासी जमातें जिस तरह की सियासत कर रही हैं, ये एक कौमी इशू है, नेशनल क्राइसिस है, ये मुल्क को दरपेश है। अब तो ये पानी सिंध की तरफ भी आएगा, आपको पता है, यहाँ भी गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान में जो पानी है ये शुमाली जनूब तक सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है। ये वक्त सियासत का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वक्त सियासत या इल्जाम तराशी का नहीं है। मुतासरीन की फौरी बहाली और मुस्तकबिल के लिए मौसर मनसूबाबंदी का है, वरना आने वाला तूफान सब कुछ बहा जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि मीडिया का भी इस पे बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। अगर जहाँ पे फ्लड हैं, जहाँ पे लोग फ्लड अफेक्टेड हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग करें। लेकिन अगर आपने नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है और व्यूअरशिप बढ़ानी है तो वो तो फिर आप एक बिजनेस ही कर रहे हैं, आप कौम की खिदमत नहीं कर रहे। सही। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेड साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मीर साहब। ब्रिगेड साहब, अहम यानी कि उसमें प्यूटन भी है, शी भी यानी कि ज़ाहिरा, तो उन्होंने इनको होस्ट किया है। तैयब उर्दगान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी गए हैं, मोदी भी उधर से हैं, और नॉर्थ कोरिया के भी सरबराह उधर हैं। क्या कहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी टाइमिंग, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मीर साहब, देखिए, हम आपको याद होगा डिस्कस करते रहे हैं सही, साउथ एंड नॉर्थ का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये एससीओ की जो मीटिंग है इसमें 26 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं, जिसमें 10 ऐसे हैं जो रेगुलर मेंबर्स हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ ऑन एडवाइटीज हैं। तो इट इज ए बिग रिफ्लेक्शन ऑफ द पावर ऑफ द कमिंग अप साउथ ब्लॉक वर्सेस द वेस्ट एंड द अमेरिकन्स। तो इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इट इज नॉट ओनली कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू galaxy of countries who are opposed to the dollarization and the control by the United States on the financial world of the other countries of the world. सही। So इसमें जो ब्रिक्स करेंसी है, जो साउथ की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उस पर जो बातचीत होगी, नंबर 1. नंबर 2, it is also a reflection of the strategic strength of the South. अगर आप देखें, इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान,
दे आर ऑल न्यूक्लियर, ईरान को भी न्यूक्लियर पावर ही समझता हूँ, क्योंकि सही। दे आर 60% एनरिच्ड। और इसके अलावा देखें, ऑन द साइड लाइन्स पे नॉर्थ कोरिया है, वो भी न्यूक्लियर है। तो इट इज ए ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पावर ऑफ द साउथ vis-a-vis the West. Now, in the West, you see, we have seen two problems emerging. One is the gradual rift between the United States and the Europe. सही। और पिछले दिनों जो चांसलर थे जर्मनी के, मिस्टर शल्स, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि टाइम हैज कम दैट वी शुड लुक आफ्टर आवर ओन सिक्योरिटी, और उसमें जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट भी गालबन 5% पे ले गए हैं। एंड दे आर ऑल्सो डिक्लेयर दैट वी कंसिडर रशिया ए यूरोपियन कंट्री सही। and therefore we should treat them accordingly. So it is a big change between the. So on the one side, South is cementing itself. On the other side, there are fissures in the US and the North countries and the NATO. So this is the second point. The third point is very important, is the gradual cementing of the blocks सही। in two frames. One is the Asian frame, the other is the global frame. In the Asian frame, आप देखें एक चीज बड़ी जबरदस्त हो रही है, although Mr. Modi has gone there. आपको याद होगा ये पिछली जब डिफेंस मिनिस्टर्स की SCO की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो स्टेटमेंट इशू हुई थी, उसमें राजनाथ ने, जो उनके मिनिस्टर थे इंडिया के, साइन करने से इनकार कर दिया था ऑन सेइंग के पाकिस्तान हैज नॉट बीन नेम्ड इन इट, और पहलगाम को रेफर नहीं किया गया। तो फिर भी ये 7 साल के बाद सही। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज सेट फुट इन चाइना। तो लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट जो चीज हो रही है वो है कि साइड लाइन में आपको पता मीटिंग्स होती हैं। हाँ। अभी तक मेरे इल्म में तो कोई नहीं है कि कोई ऐसी मीटिंग है जो शहबाज शरीफ और मोदी की हो, या फॉर दैट मैटर 101 मीटिंग हो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर जी और मोदी साहब हो, तो शायद हो भी जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जरूर हो रही है। ये एक नया SCO का पैरेलल ब्लॉक बन रहा है, जैसे पिछली दफा भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान। सो ऑन द साइड लाइन दिस विल बी माइनस इंडिया, और इट विल बी ए ग्रेट स्ट्रेटेजिक आई थिंक सेटबैक फॉर इंडिया टू बी माइनस, बिकॉज वो सार्क को उसने डेड कर दिया था। कितने बरसों से सार्क की मीटिंग नहीं होने दे रहे थे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। अब उसके अलावा लेकिन मेरा अपना एक और असेसमेंट है कि वट एवर दी टेरर वार गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, और वट एवर हैपनिंग, इट इज मेरे अपने ख्याल में इट इज ए पर्सनल बिटवीन मिस्टर ट्रम्प एंड मोदी। अदरवाइज अमेरिकन कांग्रेस में और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में और उनके जो थिंक टैंक्स हैं और डियास्पोरा में इंडियंस का बहुत असर रसूख है। सही। और इंडियन के 272 बिलियन रिजर्व्स उधर पड़े हुए हैं। उसके अलावा 120 बिलियन की इनकी IT एक्सपोर्ट है। इसके अलावा तकरीबन 200 बिलियन प्लस की दूसरी इंपोर्ट्स हैं। तो इंडिया और अमेरिका इग्नोर नहीं एक दूसरे को कर सकते। इवेंचुअली मेरा ख्याल यू विल फाइंड दे आर अगेन कमिंग क्लोजर। दिस इज माय व्यू। बिल्कुल साहब, मतलब आपको पता है कि इंडिया के ऊपर एक दबाव, प्रेशर, आपको पता है जंग में शिकस्त हुई, उसके बाद अमेरिकन ने, आपको पता है, एक आप खुद एक शो में आपने कहा कि उनके साथ जो उनका एक अलायंस है, आपको पता है वो 3 डिकेड से है। और अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा भी मनसूख कर दिया। एक
दूसरा, ये एक सेकंड वर्ल्ड वार में जो शिकस्त हुई है उसके बाद एक बड़ा इवेंट था चाइना के अंदर विक्ट्री के हवाले से, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का ना आना, माइनस होना, क्या कहेंगे सूरत हाल? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। एससीओ में तो ट्रम्प का क्या ताल्लुक है? ना ना, एक जो विक्ट्री वाली उसको दावत दी गई थी चाइना के अंदर कि एक विक्ट्री हवाले, सेकंड वर्ल्ड वार 2 के हवाले नहीं, से, देखिए वो जो दीज आर थिंग्स। आपको पता है चाइना और अमेरिका में काफी सारे इख्तलाफ भी हैं, लेकिन साथ साथ निगोशिएशंस भी ऑन गोइंग है। बिटवीन द कॉमर्स सेक्रेटरीज में भी हुई हैं और मिनिस्टर्स में भी हुई हैं और नीचे लेवल पे भी हो रही हैं। लेकिन बाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन टू ज्वाइन द परेड would have meant the Americans have consented to what China is saying. So, diplomatically, it would have been a very big setback for the America. I think that was the one reason कि वो Mr. Trump has avoided. सर, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो आपको पता है जापान को शिकस्त हुई, एक बड़ा इवेंट था, और जिस तरह व्हाइट हाउस ने कोई ऐसा सिग्नलिंग भी की, मैसेजिंग भी की तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उसके बाद ये खामोशी हो गई, चुप हो गए। प्यूटन भी आए, अलास्का समिट भी हुई, उसमें भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। देखिए, बात ये कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का विक्ट्री परेड्स होती है, रशिया में भी होती है, बाकी जगह भी होती है, लेकिन आप देखिए ग्राउंड रियलिटीज वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है और अलायंसेस भी चेंज हो जाती हैं। देखिए, देयर इज नो फ्रेंड्स परमानेंटली, देयर आर नो एनिमीज परमानेंटली। ये हमें भी सोचना चाहिए और हमारे जो थिंकर हैं, लीडर्स हैं, उनको भी सोचना। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट इन द स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। It is only the interest of the nations when they are colliding, तो आपकी दुश्मनियां बन जाती हैं। If you are in consonance आपस में, तो फिर वो आप एक साथ चलते हैं। तो this is how the international diplomacy move on. सर, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कमिटमेंट के साथ, आपको पता है कि यूक्रेन रशिया वार हो, आपको पता है, और गजा वॉर हो, दोनों में एक बड़ी नाकामी हुई है उनको। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस हवाले से एक तनकीद भी हो रही है, और अमेरिका के अंदर सोसाइटी के हवाले से भी गजा की बड़ी सपोर्ट है। क्या कहेंगे सूरत हाल पे? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी हुई है यूक्रेन में। ही हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर वेयर द टॉक्स हैव स्टार्टेड बिटवीन द पार्टीज। एक अलास्का में मीटिंग हुई, उसको भी मैं फेलियर नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक थॉ क्रिएट हो गया है और उसके फॉलो अप जेलेंस्की की मीटिंग हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि देयर आर 2 ग्रुप्स इन दी नेटो। वन, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं नेटो के मेंबर्स, वो ये चाहते हैं कि वॉर जो है जेलेंस्की शुड नॉट सरेंडर, क्योंकि अगर वो सरेंडर कर गया तो फिर देयर इज चांस दैट कुछ जो छोटे मुल्क हैं एंड द पेरिफेरीज ऑफ द रशिया, जो पहले किसी वक्तों में सोवियत यूनियन के जेर असर थे, वो दोबारा कहीं उनके ऊपर कब्जा ना करे। बट दिस इज वन थॉट। द अदर थॉट इज विच इज अदर कंट्रीज barring France and Italy, who are against, who are virtually trying to support the Zelensky. बाकी मुल्क जो है वो दे आर इन कंफ्यूजन की स्टेज में है, मखमसे में है कि क्या करना है। तो देयर इज नो क्लियर कट थिंकिंग। अभी आज ही मेरे ख्याल यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हो रही थी, सही, और उनकी जो चेयरपर्सन है लियोन लिंडा, शी वॉकड आउट ऑन सर्टेन रिमार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्पीकर। तो आप देखें, ये सारी चीजें जो हैं दे आर रिफ्लेक्शन कि देयर आर नो कंसेंसस बिल्डिंग अप इन यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। अब ऑन द ग्राउंड रियलिटीज में ये हो रहा है कि द रशियंस हैव, टू माय नॉलेज, हैव कैप्चर्ड द एरियाज which are now directly connecting them to Odisha and to the Black Sea.
और आपको पता है पुरानी कहावत है, ही हु कंट्रोल्स द ब्लैक सी कंट्रोल्स द होल ऑफ द ईस्टर्न यूरोप एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स इन दैट एरिया. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड. तो ये जो उनके स्ट्रेटेजिक एम्स थे रशिया के, मेरा ख्याल वो तो उन्होंने अचीव कर लिए हैं. क्राइमिया को उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया रशिया में, बफर जोन क्रिएट कर लिए, 40% प्लस यूक्रेनियन टेरिटरी जो है उनके पास है. अभी उन्होंने ओडेसा को भी खोल लिया है. तो आई थिंक द टाइम इज कमिंग फॉर ज़ेलेंस्की टू डिसाइड क्विकली, अदरवाइज ही मे हैव टू फेस ए टोटल सरेंडर. बड़ी मेहरबानी बिरगल साहब, आपने टाइम दिया ना. ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. वेलकम ने मुझे ज्वाइन किया है. राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, एकेडमिक हैं, साबिक सफ़ीर हैं, मोहतरम जनाब ज़फ़रुल्लाह शेख साहब मेरे साथ हैं. शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. शेख साहब, बड़े इवेंट्स यानी कि चाइना के अंदर हो रहे हैं, उसमें एक SCO भी हो रहा है, और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो शिकस्त हुई जापान को, उसके हवाले से भी एक बड़ा इवेंट है. अहम रहनुमा वहाँ आए हुए हैं. पूरी दुनिया की नज़र इस इवेंट पे है क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है. क्या कहेंगे? SCO हमेशा इम्पोर्टेंट रही है. आपको पता होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इट वाज फाउंडेड इन 2001 और 2 ना, मेरा ख्याल 2001 था वो. उस वक्त जो फाउंड हुई थी. देयर आर सो मेनी मेंबर्स. और आज एक बड़ी हिस्टोरिक इवेंट जो है वो तंजीन में हो रहा है, जिसमें माशाल्लाह रशियन प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े बड़े मुल्कों के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वही हैं, और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से 25वां इजलास है. और इससे जो डिस्कशंस होती हैं वो ओवरऑल इतनी डिस्कशंस होती हैं जिसमें सारी चीजें और वो कवर होती हैं. एंड इतना हाई लेवल का ये वो समिट है हाई लेवल की, जो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में मैंने तो ये देखा है कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस है या उनकी जो समिट होती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजें उसमें डिस्कस होती हैं. एंड नाउ अभी आपको सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ बैठे हुए हैं, और इतनी बड़ी लंबी लंबी एजेंडा है, और साइडलाइंस पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी. तो आई थिंक दिस हिस्टोरिक इवेंट जो है 31 और 1 तारीख कल भी होगी है. तो मेरा ख्याल है कि इसके आउटकम बड़े जबरदस्त होंगे. अल्टीमेट जो होता है इसका मकसद जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस इन द वर्ल्ड, और जो बैलेंस ऑफ पावर और सारी चीजें जो है, और जो चैलेंजेस दुनिया के हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती हैं. सर, एक खलीज जो बढ़ती जा रही है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, क्या कहेंगे इस खलीज के ऊपर? देखिए, ये चैलेंजेस जैसे मैंने अर्ज किया, जैसे आपने जिक्र किया, नॉर्थ साउथ का तो पता नहीं है, यानी कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी वी आर फेसिंग. छोटा सा ग्लोब है हमारा, अर्थ का छोटी अब दुनिया हो गई है, और कई जगहों पे काफी, जैसे गजा में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में चल रही है, कहीं शुरू होती है कहीं बंद हो जाती है. इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन शुक्र है खत्म हो गया. तो कई डिस्प्यूट्स ऐसे हैं. आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट में भी किसी वक्त में 80s में बड़ी इराक ईरान वॉर, और बहुत से मिसाल ऐसे हैं कि इस दुनिया में काफी जंगें हुई हैं. 1914 से लेके 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 39 से लेके 45-6 तक, जहाँ तक एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो भी गिराए गए जापान के ऊपर. ये सारे जो तजर्बात हैं, हम डिप्लोमेट्स जो हैं जब बैठते हैं तो इन चीजों को रिकॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके रेपरकशंस क्या है, पीस पे कितना है, आम आदमी और सारी चीजें कहाँ जाके पहुंचती हैं, और ये जो मुल्क है, जो गरीब मुल्क है, वो आगे कैसे आएंगे. तो फिर यूनाइटेड नेशंस की भी एक बॉडी है. मैं समझता हूँ कि UN तो बहुत बड़ी बॉडी है. उसके बाद HCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें नेचुरली इनिशिएटिव तो चाइना का सबसे ज्यादा है, और मेरा ख्याल है कि 5वीं या 6ठी दफा है कि चाइना जो है ये होस्ट कर रहा है. तो क्रेडिट तो चाइना को जाता है. अभी भी अगर वर्ल्ड पीस को आप देखेंगे तो अफ्रीका देखें, सारा देखें, मैं तो अफ्रीका में मैं सफीर रहा हूँ 6-7 मुल्कों का, और भी जगह पे रहा हूँ. सच पूछें कि
मैं समझता हूँ इस दुनिया में काफी मुल्कों का बड़ा पॉजिटिव रोल है पीस कीपिंग में, उसमें चाइना का नाम भी जरूर उसमें आता है। अब ये है कि ये नहीं कि सब मुल्क चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो। मकसद ये है कि मगर ये जो समिट है इसमें बैठ के जब ये हमारे सारे लीडर्स बैठते हैं, इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल मुझसे भी पूछा है, नॉर्थ साउथ कहें या कुछ भी कहें, जिस तरह से कहें, all the leaders should sit down and discuss all these challenges which we are facing today in the world. तो उसके आई एम श्योर कि 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है बड़ी हिस्टोरिक ये समिट होगी और अच्छी जगह पे समिट हो रही है और इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। सर, या टैरिफ वॉर हो या गजा हो या यूक्रेन रशिया वार हो, इसी तीनों चीजों के ऊपर अमेरिका आइसोलेट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट हुए हैं, उनकी जो पॉलिसीज, ये क्या कहेंगे? यूरोप भी जिस तरह अमेरिका से दूर रहा है, आपको पता है, टैरिफ हो, यूक्रेन रशिया वार के हवाले से हो, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसी है, जो इसराइल को सपोर्ट करना है, क्या कहेंगे? आई बेग टू डिफर कि अमेरिका आइसोलेट तो नहीं हुआ। अमेरिका इज द ओनली सुपर पावर टुडे मेरे ख्याल में। अमेरिकन देखिए, एक जब सुपर पावर होता है, पहले 2 थे, सोवियत यूनियन जब था 1979 में जब टूटा, तो उसके बाद रशिया हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई। 1979 था या 89 था, मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर। तो 70 ये जो सोवियत यूनियन के बाद रशिया हो गया, तो यूएसए वाज द ओनली सुपर पावर। अभी आज तक यूएसए सुपर पावर है। इतनी दुनिया के इतने मुल्कों में वहाँ उनकी फौजें हैं, उनका पीस कीपिंग है। मैं जापान में भी 6 साल रहा हूँ, सर्विस की है। आप देखिए एटॉमिक एक्सप्लोजन्स के बाद वहाँ नागासाकी और हिरोशिमा के बाद अभी तक वहाँ जो है, वहाँ अमेरिकन फोर्सेस हैं। वहाँ दे डोंट हैव देयर ओन, जो भी है, मैकार्थर ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका अपनी रेगुलर आर्मी तक नहीं है। दे हैव सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापान कितना बड़ा मुल्क है। फिर उन्होंने नए से शुरुआत की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इट वॉज टोटली ए डिफरेंट नेशन। मुझे याद है जब मैं वहां था, मैंने तो जापानीज सीखी थी, तो मैंने कहा जापानीज वॉरियर्स मशहूर थे, बर्मा तक आ गए थे, आधी दुनिया तक आ गए थे, और उन कहानियां बड़ी बड़ी मशहूर हैं जापानीज सोल्जर्स की। तो उनके बड़े बड़े उन्होंने किए हैं, और हाराकिरी पेट में कैसे छुरी मार के खुदकशियां भी की। जब एम्परर हिरोहितो ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था 1945 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैकार्थर ने कॉन्सेप्ट सेल्फ डिफेंस फोर्स है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मिस्टेक्स और जो सारी चीजें जो होती हैं, सब चीजें अगर उस वक्त जो है अपना जापानीज जो थे ओकिनावा पे अटैक नहीं करते, तो ये चीजें सिचुएशन नहीं भी। खैर, इसके बहुत से रीजन्स होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो आपने मुझसे पूछा है कि अमेरिका आइसोलेट नहीं हुआ है, अमेरिका इज द सुपर पावर। अभी जो ट्रंप की ये पॉलिसी जो है, मैं उस पर आ रहा हूँ कि इस दौर में ट्रंप की पॉलिसी टोटली डिफरेंट है। ही स्टार्टेड विद डिफरेंट वॉर्स, जैसे टैरिफ का आपने जिक्र किया, उसके बाद इमिग्रेशन का आपने जिक्र किया। देखिए, दुनिया में चेंज होती रहती है पॉलिसीज और अप्रोच और ऑब्जेक्टिव सारे बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से। हमारी अपनी पॉलिसी देखें, प्रोएक्टिव माशाल्लाह डिप्लोमेसी की, सब चीज की। मकसद ये है कि अमेरिकन जो भी अभी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन आइसोलेट नहीं हुए हैं, न अमेरिका आइसोलेट हुआ है। वो एक पार्ट प्ले कर रहा है दुनिया में। नेचुरली गजा को जंग अभी चल रही है। मेरा ख्याल है उसका मेन रीजन है, हर दफा जब आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा है जब तक हमारे वाले पूरे लोग नहीं छोड़ते जो उनके हैं प्रिजनर्स, तब तक ये जंग चलेगी। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जफरुल्लाह शेख साहब, जिस तरह एससीओ, उससे पहले विक्ट्रीज एक परेड थी और उसमें अहम रहनुमा आए हुए थे दुनिया से, और एससीओ भी हो रहा है, इसमें सूरत हाल आपको पता है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, इसमें इनका एक पूरी तवाज़ुन और ताकत के साथ दोनों ग्रुप्स हैं, और उसी के साथ चाइना कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं, तुर्की के सदर के साथ भी मुलाकात हुई, उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है कि जो सैलाब से नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान के। इसी से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।